गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लवर। और आज सारे फिज़िक्स लवर्स का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफ्स, सारे टाइप के ग्राफ्स जो रेक्टिलिनियर मोशन में यूज़ होते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है तो कैसे हम लोग उस पर डील करते हैं। और इस वीडियो में इतना देखने के बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके सारे सब चीज़ों के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि मेंस में आए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस एडवांस के भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ्स वाला पोर्शन। तो अगर हम लोग शुरू करें ग्राफ्स, अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, और हम लोगों को गिवन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये पहले भी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कांस्टेंट है। एस और टी में अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो देखेंगे एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m होता है स्लोप और c होता है जो जहाँ पे y मतलब जहाँ पे y एक्सिस को वो लाइन कट करेगी वो। तो अभी इसमें तो c ज़ीरो है, तो हम लोग के पास सीधा स्लोप है s इज इक्वल टू वी टी, तो ज़ीरो है। सबसे पहले ज़ीरो से ये स्टार्ट होगी। और इनिशियल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग t या s में से किसी एक को ज़ीरो मान लेंगे। शुरू कहाँ से करें उसके लिए, तो शुरू 0,0 से कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जब टाइम ज़ीरो देखा तो s भी ज़ीरो आता है। तो उसके बाद स्लोप भी हम लोगों को पता है कि स्लोप होता है कि यहाँ से जितना भी एंगल बनेगा उसका टेन थीटा हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप पता है हम लोगों को v होगा। तो ये हम लोगों ने एक वो बनाया, तो ये थीटा मान लिया एंगल, तो टेन थीटा इक्वल टू v के बराबर आएगा क्योंकि ये स्लोप है और स्लोप होता है हमारे पास टेन थीटा। ये स्लोप, ठीक है। तो अब ये था सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट का। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट्स के बाद देखते हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और अगर हम लोगों को वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा बनेगा। वेलोसिटी, क्योंकि टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं v, और मान लो कुछ पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू टी पे यहाँ पे वेलोसिटी, तब भी जब v कांस्टेंट है तो v ही रहेगी। तो एक ऐसा पैरेलल लाइन आ जाएगी x मतलब t वाली एक्सिस से पैरेलल लाइन एक ये आ जाएगी। ये बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो s वर्सेस t ग्राफ कैसा बनेगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये s ये t। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो a हमारे पास कांस्टेंट है, s और t में निकालना है। अब u होगी इनिशियल वेलोसिटी। इसकी दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा होगा या फिर कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी इसकी इनिशियल। u था हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसकी अगर हम लोग u वेलोसिटी इसकी इनिशियल मान लेते हैं, और अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जब क्वाड्रेटिक है, ये देखो t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है। तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। s और t में जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले t इक्वल टू ज़ीरो पे देखेंगे s ज़ीरो है। उसके बाद अगर चेक करना है तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ग्राफ इनफाइनाइट है, तो सीधा ऐसा पैराबोला आ जाएगा किसी इनफाइनाइट टाइम पे जाके। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट में हम लोगों को मान लेते हैं v वर्सेस t ग्राफ बनाना है, तो कैसा बनेगा। अब इसके लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस केस में भी हम लोग a को पॉजिटिव ही मानेंगे, और
तो मान लेते हैं कुछ यू है, तो ये इक्वेशन बनी, v वेरिएबल है, t वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, a u कुछ है। तो जब t इक्वल टू 0 पे हम लोग देखेंगे तो जो वेलोसिटी होगी वो कुछ u होगी, मान लेते हैं यहाँ पे u है। उसके बाद स्लोप देख, मतलब c की वैल्यू है, c देखो ये वाली इक्वेशन जो हम लोगों ने देखी थी, इसमें c जो है वो u है इस केस में। तो u से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी कुछ एंगल बनाते हुए थीटा, और वो थीटा जो होगा वो tan थीटा इक्वल टू a होगा। अब देखो हम लोगों ने जब वेलोसिटी के केस में देखा था, तो वेलोसिटी के केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो s वर्सेस t स्ट्रेट लाइन आता है कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, और जब उसके केस में देखते हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट के केस में, तो हमारे पास टेंट मतलब जब तो हमारे पास एक कांस्टेंट स्लोप तब भी आएगा जिसकी वैल्यू a होगी। ये देखें, अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हम लोग के पास इक्वेशन थी, उसके हिसाब से m यहाँ पर a है, तो टेन थीटा की वैल्यू a आएगी, जहाँ टेन थीटा स्लोप है, स्लोप। अब देखो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है कि जिस टाइप का ग्राफ s और t का बनता है जब v कांस्टेंट होता है, उसी टाइप का ग्राफ v और t का बनता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो v और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट तो s और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप। और अगर इस केस में एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देंगे, a वर्सेस t का ग्राफ बना देंगे, तो जैसे ये बना था उसी टाइप से ये ऐसा बन जाएगा, बस सिंपल। तो ग्राफ प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है जब एक्सीलरेशन भी वेरिएबल हो जाता है। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग ग्राफ की कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, जैसे v वर्सेस t ग्राफ हमेशा हम लोगों को क्या देता है, मतलब v वर्सेस t ग्राफ का एरिया हम लोगों को हमेशा क्या देता है। मान लेते हैं हम लोगों को निकालना है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एरिया क्या होगा। अब ये एक इस रेक्टेंगल है, ये वाली साइड पर्टिकुलर कुछ t है, ये v है, तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। इस वाले पार्ट का एरिया देखेंगे हम लोग, तो एरिया इसको मान लेते हैं ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ये एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता है, तो v इंटू टी होता है। अब ये देखो v इंटू टी और ये वाला फॉर्मूला देखो, s इज इक्वल टू v इंटू टी, तो हम लोगों को v इंटू टी ये देता है s, तो इसका मतलब एरिया ऑफ अ ग्राफ ऑफ v इंटू टी, मतलब v और t का ग्राफ अगर होगा उसके अंदर का एरिया हम लोगों को हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल देगा उस पर्टिकुलर टाइम पे जब तक हम लोगों ने एरिया लिया है। जैसे इस कंडीशन में देख लेते हैं, v वर्सेस t है, अगर हम लोगों को एरिया निकालना है तो ये पूरा निकालेंगे, ज़रूरी नहीं कि यहीं तक निकालना, पूरा ही निकालना है ये। तो ये वाला एरिया जितना भी आएगा वो हमारे पास हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वो बताएगा। बात समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसके एरिया से निकालनी होगी, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग सीधा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दें, या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें। तो ये दो तरीके हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले इस पॉइंट पे टाइम कितना है, तो आप सबसे पहले एक पर्टिकुलर लाइन पुट करेंगे इसके नीचे ले जाके कि यहाँ पे कितना टाइम है t, और फिर एक लाइन इधर ले जाएंगे। तो अगर आप इधर पे ले जाते हैं तो आपको वेलोसिटी बताएगा, और नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको टाइम बताएगा। ऐसी पर्टिकुलर इस जगह पे भी अगर मतलब जैसे हम लोगों को पहले टाइम यहाँ का ही पता है, लेकिन इस जगह पे u हो गया, टाइम तो सेम ही है क्योंकि लाइन सीधी है वहीं पे। तो इससे हम लोग सबसे पहले ग्राफ रीड, इसमें हम लोग ग्राफ में क्या सीखेंगे, सबसे पहले ग्राफ रीड करना, उसके बाद ग्राफ को बनाना जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसके बाद उसकी अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो v वर्सेस t ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बात समझ में आई। ओके, अब s वर्सेस t ग्राफ में, s वर्सेस t ग्राफ से हम लोग को क्या पता लग सकता है। s वर्सेस t ग्राफ में हम लोग स्लोप से हमेशा वेलोसिटी बता सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे ये s वर्सेस t ग्राफ है, ये जो s वर्सेस t ग्राफ है इसमें जो भी स्लोप, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है। तो
स्ट्रेट लाइन का जो इसका स्लोप आएगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। अब देखते हैं जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, ये वाला था वेलोसिटी कांस्टेंट का, अब जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उसका स्लोप देखेंगे। उसका स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग है और हम लोगों को ये बात पता है कि जो एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो स्पीड तो बढ़ेगी। एक्सीलरेशन मतलब स्पीड का चेंज होना। जब हम लोग अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ती है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी अब स्लोप अगर हम लोग किसी पट्टी, जैसे इस पॉइंट पे देखें वेलोसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट डालेंगे। ऐसी टेंजेंट खींची हम लोगों ने एक, जो टेंजेंट खींची उसका स्लोप जो भी होगा, ये एंगल कुछ अल्फा होगा, तो ये टेन अल्फा उस पर्टिकुलर टाइम का, जो जैसे t1 होगा और ये s होगा, उस पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी बताएगा कि उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। समझ में आई बात? तो ऐसे पता चलती है मतलब। अब और तो हम लोगों ने क्या सीखा, s वर्सेस t ग्राफ का स्लोप देख के हम लोग v निकाल सकते हैं और v वर्सेस t ग्राफ से एरिया से हम लोग s निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं, मतलब हम आपको ये बता दें, मैं आपको ये बता दूं कि जब एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होगा तब s वर्सेस t का ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो जैसे ये अपवर्ड माउथ खुला है इसका, तो ये नीचे की तरफ खुल जाएगा। बात समझ में आई? ये नीचे की तरफ खुलेगा और s को कम करना शुरू करेगा, तो ये चीज़ याद रखना। अब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस में मान लेते हैं कि एक आदमी किसी पर्टिकुलर एक्सीलरेशन a=5 से चल रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 और मान लेते हैं टाइम 5 सेकंड तक वो चला। तो अब हम ये है क्वेश्चन। तो 5 सेकंड तक चला, तो इसमें हम लोगों को तो 5 सेकंड तक वो चला। इस पे हमें सबसे पहले v/t का ग्राफ बनाना है। उसके बाद उसका एरिया निकाल के हम लोगों को ये बताना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। रेक्टिलिनियर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ होगी। तो सबसे पहले v वर्सेस t। तो हम लोग को एक क्वेश्चन पता है v = u + at। u की वैल्यू 0 है तो v = at। ठीक है, a 5 है तो v = 5t। तो अब t = 0 पे वेलोसिटी 0 है। स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्लोप ये रहेगा y = mx से, तो ये स्लोप है। ये चीज़ आई 5 सेकंड पे। अब t = 5 डाल के देख लो कि वेलोसिटी 5 सेकंड पे कितनी हो रही है। तो 5 सेकंड पे 25 हो रही है, तो कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे ये 25 होगी। ठीक है, ये भी थी। तो अब हम लोगों को निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो इसका एरिया निकाल लेंगे और हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? S = एरिया = 1/2 बेस यानी टाइम इंटू हाइट v। तो 1/2 × 5 × 25, तो 125/2 मीटर। सीधा आंसर आ गया। बस एरिया से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने। इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे। अब मैं ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम लोग रैंडम क्वेश्चंस कल करेंगे, कल वाले अगले लेक्चर में, मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लोग का। इसके साथ में अभी ग्राफ इसमें इतने ही होते हैं। कुछ ग्राफ्स आते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन के। अब वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूं। वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है, मान लो बोल दिया जाए कि एक्सीलरेशन = 3x, एक्सीलरेशन = 3x बोल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि x = 0 पे एक्सीलरेशन 0 है, x = 1 पे एक्सीलरेशन 3 है, x = 2 पे एक्सीलरेशन 6 है। x के हिसाब से मतलब x यहाँ पर है कि डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, उस हिसाब से एक्सीलरेशन। मान लिया इन्होंने दे दिया u हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जब मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तो उसमें मैंने साफ साफ लिखा था कि
तभी लगा सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, और इस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 3x है, हर जगह पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में अगर आता है आप लोगों को तो बढ़िया है, अगर नहीं आता हो तो बताइएगा, या फिर अपने किसी मैथ्स वाले सर से बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लेना, तो वो इजीली बता देंगे। फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो ये अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे एस वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब हम लोग एक बहुत छोटे एरिया के लिखते हैं, बहुत छोटे एरिया के लिए, तो हम लोग डी एस का प्रयोग करते हैं, डी एक्स या डी एक्स बोलते हैं इसे। तो अगर हम लोग देखें v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी बोलते हैं हम लोग, जब बहुत पर्टिकुलर, मतलब जैसे मान लो 0.00001 मीटर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें तो उसको बहुत छोटा बोलते हैं, उसकी जगह डी एक्स प्रयोग कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर टाइम का देखते हैं तो बहुत छोटे टाइम के लिए देखेंगे तो उसे डी टी बोलते हैं। तो हम लोग वी को जब बहुत छोटे में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी को। इसी तरीके से जिस तरीके से वेलोसिटी और उसी तरीके से एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं डी वी बाई डी टी। अब ये बात समझ में आ, क्योंकि जो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई? तो इसीलिए हम लोग इसको डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ऐसा लिखा है इसको, एक तरीका तो इसको लिखने का ये हो गया, और एक हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। तो वो तरीका है कि डी, जैसे ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, ठीक है, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, डी एक्स और डी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। तो ये किया, तो अब इसको अगर हम लोग इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये बात समझ में आई? एक्सीलरेशन। तो डी एक्स बाई डी टी अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, क्या होता है, ये देखो वेलोसिटी होता है। तो एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। बात समझ में आई? वी डी वी बाई डी एक्स। एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। तो अब इस कंडीशन में जो हम लोगों को गिवन है एक्सीलरेशन इक्वल टू 3x। अब यहाँ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डी। देखो हम लोग ऐसा रखेंगे, जैसे यहाँ पे 3x दे रखा है तो x मतलब ऐसा देखेंगे कि dv कैसे आएगा, और dx मतलब dx के टर्म्स में dx जरूर आना चाहिए उसमें, क्योंकि हम लोगों को x का वो इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ पे 3x या 3t लिख देते तो हम लोग सीधे a को dv बाई dt लिख देते। तो इस बात को हम लोग को खुद ही सोचना पड़ेगा कि x वाला लगाना है या t वाला लगाना है। तो इस केस में हम लोग x वाला लगाएंगे, तो इसको लिखेंगे v dv बाई dx इक्वल टू 3x। अब dx को उस तरफ भेज देंगे तो बनेगा v dv इक्वल टू 3x dx। अब इस जगह पे इंटीग्रेशन का यूज़ है, दोनों जगह हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इनिशियली जब x इक्वल टू 0 था उसकी वेलोसिटी u थी, और किसी x इक्वल टू x पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, और अब तो कौन सा महीना आ गया है, अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो अब तो सीख लिया होगा इतना। अब वी डी वी का डिफ्रेंशिएशन होता है वी स्क्वायर बाई 2। अगर नहीं पता हो तो इस चीज़ को याद रख लो कि वी की इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर n डी वी इक्वल टू वी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी भी लगाते हैं। जब यहाँ पे कोई रेंज जैसे ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस सी लगाते हैं, नहीं तो सीधा लिमिट जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया u और v। उसके बाद 3x का होगा 3x स्क्वायर बाई 2, सेम फॉर्मूले से स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे रखेंगे 0 से x। अब सबसे पहले इसमें v पुट करें, v मतलब v इसमें पुट करके माइनस इसका पुट करेंगे, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, अब 3 बाई 2 को कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
अपॉन, तो 2 से 2 कैंसिल कर दे, इक्वल टू 3x²। तो ये इक्वेशन बन गई हम लोगों को v² इक्वल टू u² प्लस 3x²। ये हमारे पास v निकालने का एक तरीका मिल गया कि अगर हमें पर्टिकुलर टाइम पे कितनी डिस्टेंस पे कितना v है वो निकालना हो तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में 3x दे रखा है जब एक्सीलरेशन, उस कंडीशन में तब, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि अगर एक्सीलरेशन दे दिया जाए, हमारे पास एक्सीलरेशन इक्वल टू 3t दे दिया जाए, एक्सीलरेशन इक्वल टू 3t दे दिया जाए, 3t या फिर 5t ले लो, ज़रूरी नहीं है 3 ही लो, 5t ले लेते हैं। अब एक्सीलरेशन को हम लोग ने अभी देखा कि dv/dt लिख सकते हैं, तो dv/dt इक्वल टू 5t। अब टी को उस तरफ भेज देंगे, मतलब हम लोग को जो टी वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ डिफरेंशियल, मतलब टी वाले टर्म्स एक तरफ और वी वाले टर्म्स एक तरफ, तो इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली मान लेते हैं वेलोसिटी जो थी वो u थी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, ठीक है, तो u और फाइनली v। तो इनिशियल जब u थी तो टाइम 0 था और पर्टिकुलर टाइम पे t। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो 1 है, तो v इक्वल टू v की पावर 0, तो +1 करेंगे तो v u से v तक इक्वल टू यहाँ 5t²/2। देखो हम लोगों ने यहाँ ऐसा लिखा है कि जब 1 होगा तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं v की पावर 0। तो जब हम लोग v की पावर n का डिफरेंशिएट करते तो n+1/n+1 करते थे ना, तो v की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो v तो बनेगा, तो ये u और ये v, तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v माइनस u इक्वल टू यहाँ पे भी 0 से t, तो 5t²/2 ही बन जाएगा जब पुट करेंगे। तो इसकी इक्वेशन, इसको 2 को इस तरफ 2v इक्वल टू 5t² प्लस 2u, ये इक्वेशन बन गई वेलोसिटी निकालने का तरीका। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस मतलब होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि मतलब अगले वीडियो में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके। अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनेंगे। ग्राफ इसका, जैसे हम लोग को इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो हम लोग के पास आगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो इक्वेशन हम लोग के पास आ गई इस तरीके से। तो सीधा क्वाड्रेटिक है, तो क्या बोलते हैं इसका, पैराबोला बनेगा। क्वाड्रेटिक में हमेशा पैराबोला बनता है, अभी मैंने बताया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, u। उसके बाद अगर फिर से हम लोग अगर देखते हैं कि पैराबोला कैसा बनेगा, तो इनफाइनाइट t की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देते हैं तो वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा ही आएगी, तो ऊपर की तरफ ही ऐसा ही बनेगा, ऐसा, इस टाइप का जैसा पिछली बार बना था। v वर्सेस t का ग्राफ बन गया। इसी तरीके से ग्राफ बनाने के लिए क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है। आपको मतलब पुट कर करके देखते जाइए और सारे पॉइंट्स मिला दीजिए तो सीधा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 0 पुट करके देखा, t इक्वल 0 पे u, इनफाइनाइट पुट करके देखा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके बाद बीच में कुछ पॉइंट्स और पुट कर दीजिए, उसके बाद कर रख के बना दीजिए तो ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ सारे ऐसे ही बनते हैं, पॉइंट्स पुट कर करके देखते जाइए। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिर डिफ्रेंशिएशन से स्लोप निकाल के, जैसे अगर हम लोग इसको, अब डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा। फिर अगर मैं अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर अपन, तो हम लोगों को स्लोप पता चल जाता है। dv मतलब मान लेते हैं dv/dx dt निकालते हैं, dv/dt इक्वल टू, ये 2 बाहर ही रहेगा, इक्वल टू 10t प्लस ये तो कांस्टेंट है तो 0, तो हमारे को dv/dt की वैल्यू आई 5t। तो स्लोप हमारे पास आया t इक्वल टू 0 पे 0, ऐसा ग्राफ बनेगा। और फिर स्लोप बढ़ता बढ़ता t हर टाइम के साथ स्लोप बढ़ेगा। तो देखना कि अभी यहाँ ऐसा था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जाके देखो ऐसा हो गया, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टाइप का होने लगे। देखो हम ऐसा, मैंने ये बोला कि अभी t इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसा था, कुछ टाइम के बाद फिर ऐसा हो गया, फिर कुछ ऐसा, फिर इसी तरीके से कुछ टाइम बहुत आगे जाके ये परपेंडिकुलर टाइप का हो जाएगा। तो मतलब स्लोप बढ़ रहा है, हम लोग को इससे पता चल रहा है इस इक्वेशन से। dv/dt जो है वो हम लोग को स्लोप देता है। ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा अगर आपने, तो पढ़ा है, नहीं तो इस चीज़ को इग्नोर मारते हुए आप पॉइंट्स निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे मेंस के, और हो सका तो एडवांस के भी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा प्लीज़, और मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू।